नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर थी, क्योंकि बीजेपी का दावा था कि उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। खैर, ममता बनर्जी की टीएमसी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई, और वो भी 213 सीटों के साथ, जो टीएमसी के लिए अब तक की सर्वाधिक सीटें हैं। इन चुनावों के बाद से अब अगले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है दोस्तों। लगभग 8 महीने बाद फिर से राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव होंगे, और इस बार देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश भी चुनाव से गुजरेगा। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा के चुनाव उसी समय होंगे। कोरोना महामारी के डर के बीच सियासी दल अपने अपने तरीके से आगामी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इस बार भाजपा के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकार है। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस है। अब बीजेपी चाहेगी कि अपने पिछले रिकॉर्ड को वो बरकरार रखते हुए कम से कम 5 में से जिन 4 राज्यों में उसकी सरकार है, उसे बरकरार रखने में वो कामयाब हो पाए या 5 राज्यों में जीत का परचम लहराए। लेकिन इसके लिए बीजेपी को अपने कुनबे को संभाल कर रखना होगा, उसे एकजुटता दिखानी होगी। मगर इन दिनों जैसी खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों, उससे तो नहीं लगता है कि भाजपा के लिए आने वाले चुनाव आसान होंगे, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सब में अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है, बल्कि कई दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में भी बगावती सुर सुने जा सकते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या बिखर जाएगी बीजेपी या क्या बिखर रही है बीजेपी? और इन्हीं सवालों के साथ आज खरी खरी बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल यहां मौजूद है, और हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सब परिचित हो चुके हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी से। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूं मैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है, और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का जो इस वक्त तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, लोकसभा की 2 सीटों से शुरू हुई भाजपा की पारी अभी संसद में 300 के पार जा चुकी है। इस बीच राज्य दर राज्य भाजपा जीतती गई। पिछले 7 साल में बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर अपनी नैया पार लगाती गई है, लेकिन इस दौरान इस तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में असंतोष की आवाजें भी उठने लगी हैं। अलग अलग राज्यों से आपसी कलह सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हर तरफ आपसी खींचतान धरातल पर है। तो प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा कि क्या माना जाए, ये भाजपा के डाउनफॉल का वक्त आ गया है? राजीव जी, भाजपा के डाउनफॉल का वक्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा में 2 तरह के विधायक, 3 तरह के विधायक हैं। कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके यहां से जीत के जाते हैं, फिर कुछ ऐसे विधायक हैं जो प्रीपेड होते हैं, यानी वे जीतते किसी और पार्टी से और चुनाव जीतने के बाद आ जाते हैं बीजेपी में, या बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। और फिर कुछ विधायक हैं पोस्ट पेड, उनके साथ यही कि वो पैसा लेते हैं या उनके ऊपर दबाव होता है और वे आ जाते हैं। अब बंगाल की ही बात आप करें, बंगाल में टीएमसी की लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं थी। टीएमसी की लड़ाई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स और तमाम सरकारी संस्थाएं, जिनको हम संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, और वे कोई तोता बनी हुई है सीबीआई की तरह, कोई केचुआ बनी हुई है, और वे संस्थाएं लगातार काम कर रही थी बीजेपी के साथ। तो बीजेपी के साथ अभी भी यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले बार कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसमें से 25 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टूट कर चले गए कांग्रेस बीजेपी में। लेकिन जब 28 सीटों पर, 3 और सीटें खाली हुई थी, जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो बीजेपी को 28 में से 19 सीटें मिली, यानी बीजेपी की सीटें जो अपेक्षित थी वो नहीं हो पाई। उसके बाद दमोह में, मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव हुआ। पिछले चुनाव में वहां बीजेपी हार गई थी, क्योंकि बीजेपी के रामकृष्ण कुसमारिया विद्रोही उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए थे। इस बार जो व्यक्ति कांग्रेस से बीजेपी में आया था, राहुल सिंह लोधी, उसे ही बीजेपी ने टिकट दे दिया और फिर वहां चुनाव कराया, उपचुनाव हुआ, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस वहां जीत गई। तो इसका मतलब यह है कि जो मतदाता है उसे बहुत भरमाया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी में
आरएसएस की चाबुक का कोड़ा बहुत सख्त है और वो बहुत सख्ती से अपने नेताओं पर अंकुश करता है। दूसरी बात, आपने जिन राज्यों की बातें की, तब असम में देखिए कहां बीजेपी जीती थी लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई धीरे धीरे। गोवा का हाल देखिए, कहां कभी बीजेपी को कोई जानता नहीं था, दल बदलू के कारण गोवा में भी सरकार बनी। ऐसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों का हाल भी है और उनकी कोशिश तो है कि फिर ये राजस्थान में हो, पंजाब में हो। अब पंजाब में तो चुनाव भी है। राजीव जी, तो पंजाब में चुनाव भी है, लेकिन इधर बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों के साथ भी लेकिन सवाल पे आऊंगा उससे पहले परिचय करा दूं मैं। हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। भारत जी, आपका स्वागत करता हूं। और अब हमारा पूरा पैनल आप देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है और हम लोग बहुत ही इस वक्त गंभीर चर्चा कर रहे हैं और ये गंभीर चर्चा खरी खरी में, बिल्कुल खरी खरी अंदाज में हम कर रहे हैं। क्या बिखर रही है बीजेपी? ये सवाल हम कर रहे हैं। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि लगातार आप देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल में जैसा अभी बता भी रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी जी की, मुकुल राय के आने के बाद से आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की जो हनक है टीएमसी की, वो सुनाई दे रही है त्रिपुरा में, यानी वहां भी बीजेपी में खलबली मची हुई है। उसके अलावा आप जितने भी दूसरे राज्य बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में आपको बताऊं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां अंदरूनी कलह सामने आ रही हैं और अलग अलग अभी चर्चा कर भी रहा था, लेकिन उसमें आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सामने है। उसके अलावा उत्तराखंड जहां सीएम बदले गए, उसके अलावा आप राजस्थान में वसुंधरा राजे के खिलाफ वहां एक लामबंदी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ देख रहे हैं, कर्नाटक में येदुरप्पा के खिलाफ देख रहे हैं हम, और पंजाब में बीजेपी नहीं है लेकिन बीजेपी का सहयोगी अकाली दल वहां भी। तो बहुत सारी बातें हैं और इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसलिए भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि एक दावा किया जाता है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी एक एक कर हिंदुस्तान के कई राज्य जीत करके अपने कब्जे में कर ली, लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल भी शुरू हुआ है। तो क्या ये डाउनफॉल है? क्या ये अब बीजेपी का वो समय नहीं रहा जो 7 साल पहले था? क्या अब मोदी लहर पर सवार होकर के बीजेपी जो अभी तक आगे बढ़ती रही है, नैया अपनी आगे बढ़ाती रही नाव को, क्या वो अब रुकने वाला है? तो बहुत तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा दोस्तों कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ भारत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। भारत जी, चूंकि मध्य प्रदेश से हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं, ये कहें कि एक भारत शर्मा जी भी और प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो 2 लोग हैं। लेकिन अमलेंदु जी, आपके पास आने से पहले अब जरा मैं भारत जी के पास जाना चाहता हूं और ये सवाल है, एक तो राज्यों के अंदर भारत जी, जैसा बता भी रहा हूं कि अलग अलग जो राज्य हैं और वहां बीजेपी के अंदर खींचतान है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के जो सहयोगी हैं, यानी कि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, उनके बीच भी आपसी कलह यहां सुनाई दे रही है। जैसे बिहार में आप देखिए, चलिए बिहार चलते हैं। बिहार में जेडीयू है जिसके साथ नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं और सरकार बनाए हुए हैं, सरकार के बीजेपी के साथ में सरकार है। हम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी है विकासशील इंसाफ पार्टी, चिराग पासवान ताजा तरीन उदाहरण है, आप देख लीजिए। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को उनके राम ने अपने हनुमान को बिल्कुल बाहर निकाल दिया और आज हनुमान की हालत क्या हो गई है उत्तर बिहार में, वो आप देख लीजिए। अब चलिए यूपी, वहां देखिए अपना दल, निषाद पार्टी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इन सब में खींचतान जारी है। पुदुचेरी भी अभी नई नवेली सरकार वहां आई है गठबंधन एनडीए की, और पुदुचेरी में भी देखिए कि वहां भी अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। तो ना सिर्फ बीजेपी के अंदर बल्कि एनडीए में भी, यानी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि एक तरफ बीजेपी के अंदर के जो नेता हैं वो नाराजगी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने में ऐसी नाराजगी आ रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनके जो सहयोगी हैं वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा भारत जी कि आखिर क्या कारण आप समझते हैं कि क्या हो सकता है? क्यों? क्या ये एरोगेंसी है, क्या ये डाउनफॉल है, या कुछ और है? क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मेरी जो अपनी इस पूरे उसको लेकर जो समझ है, मैं उसके हिसाब से जो बीजेपी
में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि दूसरा गुट नहीं था। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी और ये जो पूरी एक परंपरा जो रही, जो पूरी पीढ़ी जो रही, ये बड़ी ताकतवर रही। उन्होंने बहुत सारे नेता खड़े किए। इवन अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी आडवाणी जी ने ही उनको यहाँ तक पहुंचाया। तो एक वो जो लॉबी है वो अभी भी है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ताकतवर होने के बाद उनको थोड़ा सा दब गए थे, लेकिन अब जैसे ही नरेंद्र मोदी मतलब ये देखिए, इनका इंटरनल फाइट है। बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी ऐसे तमाम सारे लोगों को किनारे लगाना चाहते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं, जिस समय आपको याद हो कि जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, उस समय आडवाणी जी ने शिवराज सिंह का नाम लिया था। तो ये एक तनातनी शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में लंबे समय से है। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह खुद इतने डाउन टू अर्थ आदमी है कि वो उन्होंने कभी इस चीज को या टकराहट उन्होंने कभी ओपनली नहीं सामने आने दी। लेकिन अब आप देखेंगे कि इस पूरे एपिसोड में जो लोग हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, जो बीच में जो कयास चले और जिन लोगों की बात हुई, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या नरोत्तम मिश्रा हो, ये कहीं ना कहीं अमित शाह से जुड़े हुए लोग हैं, दोनों के दोनों, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इनकी इंटरनल फाइट है, मुझे लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनको लगता है कि पूरे तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और जितने भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे खेमे के हैं या जो आडवाणी जी ने जिनको आगे बढ़ाया है, उनको किनारे कर दिया जाए। तो अभी जो उनको कहीं एक ये संदेह होता है कि अगर नरेंद्र मोदी की ताकत अगर कमजोर होती है, और जो मुझे लगता है कोरोना के बाद काफी कमजोर हुई भी है, लोग उसको मतलब लोगों की नाराजगी काफी बढ़ी है, खासकर उन लोगों की भी जो आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया करते थे। नरेंद्र मोदी यही कहते थे कि देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो उन लोगों की भी नाराजगी इस समय काफी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा विरोधी खड़ा ना रह सके जो आगे जाकर आपके लिए प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा हो पाए, या बीजेपी के तमाम सारे ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को अपना उस तरीके से नेता नहीं मानते हैं, लेकिन आज चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इसलिए वो खामोश है, उनकी मजबूरी है खाना। कल को अगर वो मुखर होते हैं, जैसे ही नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर होगी और वो मुखर होंगे, तो उस समय कोई लीडर इस तरीके का खड़ा ना हो सके। एक तो मुझे ये लगता है, और दूसरा उनके जो विरोधी हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अगर कमजोर हो रहा है तो उनको और ज्यादा कमजोर किया जाए। तो ये जो फाइट है, ये दोनों तरफ से चल रही है, और इन्हीं सब चीजों का फायदा जो उनके जो सहयोगी दल है वो भी उठाना चाहते हैं। वो बिल्कुल अधिक से अधिक सौदेबाजी करना चाहते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे 2014 के बाद से अभी तक की जो पूरी जो पिक्चर रही है, बीजेपी ने भले ही गठबंधन की सरकारें चलाई हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी सहयोगी को उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है। मतलब सहयोगी उनकी अपनी कृपा पर जिंदा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरीके की चीजें हैं। पॉलिटिशियन जो है वो परिस्थितियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है बजाय आम आदमी के। तो वो लोग अगर ये बार्गेनिंग की स्थिति अगर आ रही है, इसका मतलब दूसरी जो सहयोगी दल है वो इस बात को समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है और इसका नुकसान उन लोगों को चुनाव में हो सकता है। तो वो अपने जो स्वार्थ है उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सहयोगी दल है उनमें भी एक टकराहट बीजेपी के साथ बढ़ रही है। जी सीधे अमलेंदु जी आपके पास, और सवाल यही है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सहयोगी दल और आपसी खींचतान और अंदरूनी जो हालात बीजेपी के हैं उस पर। कुछ ऐसे भी दल हैं जैसे अकाली दल, याद कीजिए, जो सहयोगी दल के रूप में पंजाब में एक अच्छा गठबंधन रहा, लेकिन अकाली दल किसानों के आंदोलन को लेकर के वो अलग हो गया। शिवसेना को देखिए, लगातार बीजेपी और शिवसेना एक साथ रहे, लेकिन अभी महाराष्ट्र में शिवसेना अलग अलग है। टीडीपी को देख लीजिए, या इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में जाएं तो सोहेलदेव की जो सोहेलदेव यानी कि राजभर की जो पार्टी है, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये भी
चुनाव के बाद ही सीधे अलग हो गई ये पार्टी, और अभी तक मनाने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है उनको, क्योंकि पिछली बार हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, जबकि जो उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उन सबको अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपना दल, फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, फिर अगर चाहे निषाद पार्टी जो है वो, इन सब पार्टियों को बीजेपी लेना चाहेगी। लेकिन ये तमाम दल, चाहे अकाली दल है, शिवसेना है, टीडीपी है, राजभर की पार्टी है, ये तमाम दल अब अलग हैं और नहीं चाहते हैं इनके साथ आना। सबसे बड़ी चीज है कि ये पार्टियां अब नहीं चाहती हैं कि वो बीजेपी के साथ आए। क्या कारण हो सकता है? जो पहले बीजेपी जब मजबूत उतनी नहीं थी तब ये पार्टियां बीजेपी के साथ आना चाहती थीं, आज जब मजबूती आ गई है बीजेपी को, तब बीजेपी के साथ ये आना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई मजबूत रहता है तो उसके साथ लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहां सवाल ये है कि आप जब इतने मजबूत हैं, 303 सीटें आपके पास हैं, तब आपके ही सहयोगी दल जो हैं वो आपसे बिदक गए हैं, ऐसे बिदके हैं कि अब आपका साथ तक देना, आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, असल में जो भाजपा की मजबूती है वही मुझे लगता है कि भाजपा की एक कमजोरी होती जा रही है, और इसलिए होती जा रही है कि भाजपा का जो विस्तारवादी रुख है, जिस तरीके से वो अपने ही सहयोगी दलों को लील जाने का है, मतलब जिसके साथ भी भाजपा रहती है, जिस भी छोटे दलों के साथ रहती है, तो इसका सबसे पहला प्रयास ये होता है कि उस दल में किस तरीके से फूट डाली जाए, उस दल को किस तरीके से तोड़ा जाए, और किस तरीके से उसके वोट बैंक पे भी कब्जा कर लिया जाए, उस पार्टी के स्ट्रक्चर पर भी कब्जा कर लिया जाए। सबके साथ इनका यही रहा है। शिवसेना के साथ भी जो खटपट शुरू हुई वो किसी वैचारिक मतभेद को लेकर नहीं हुई। शिवसेना के साथ भी जो खटपट शुरू हुई वो यही शुरू हुई कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के स्ट्रक्चर पर कब्जा करना चाहा, शिवसेना को अपना गुलाम बनाना चाहा और शिवसेना में छूट करना चाहिए, जो शुरू किया था। तो यही नतीजा निकला। सिर्फ एक अकाली दल कह सकते हैं कि जो एक मुद्दे पर अलग हुआ वो उसकी वजह, हालांकि पहले अकाली दल जो था वो इन कृषि कानूनों पर था, किसानों को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब पंजाब में जबरदस्त तरीके से आंदोलन खड़ा हो गया तो अकाली दल के सामने मजबूरी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से राजाओं, वरना जो है नुकसान पंजाब में बहुत बुरी तरीके से हो जाएगा। यही चीज जो है नीतीश कुमार के साथ भी आ रही है कि नीतीश कुमार भी जो है वो भाजपा से उकता गए हैं, एक तरीके से कहा जाए, या भाजपा से परेशान हो गए हैं, और इसलिए वो क्योंकि भाजपा ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश को खत्म करके, उनकी पार्टी को खत्म करके खुद कब्जा करने की कोशिश की, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसमें काफी हद तक मुझे लगता है ये कामयाब भी हो गई। लेकिन चूंकि समीकरण ऐसे है कि अगर नीतीश कुमार विद्रोह करके आज चले जाएंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाएगी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश को बनाए रखना। तो वहां भी यही किया उन्होंने। बाकी सब जगह ये छोटे दलों के साथ इसी तरीके से व्यवहार करते हैं कि उनका जो है नेताओं पे कब्जा कर लेना, उनके कैडर पे कब्जा करना, उस पार्टी में फूट डालना, ये सब जो इनका एक जो है वो चरित्र बन गया। मतलब इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो यही है जो धीरे धीरे खुल करके अब सामने आ रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है वही अब इनकी कमजोरी होती जा रही है, क्योंकि जो छोटे दल जो इनके साथ थे वो सभी समझ चुके हैं कि इनका जो विस्तारवादी रवैया है, बिल्कुल चीन की तरीके से इनका व्यवहार जो है वो होता जा रहा है, और चीन के प्रति इनका मोह भी बहुत ज्यादा है सबका। आरएसएस से लेकर भाजपा तक का जो है वो चीन के प्रति मोह बार बार झलकता है, वो इनके जो है चरित्र में भी वो जो उजागर होने लगता है और यहाँ भी उजागर होने लगता है। इसीलिए जो है इनके सामने अब ये संकट खड़ा हो रहा है कि इनके छोटे छोटे साथ थे वो सब इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। दूसरा जो इनके अपना अंदरूनी जो संकट हो रहा है, मैं भारत जी की विवाह से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भले ही कितना दावा करते हैं, डिफरेंट पे अदर्स का नारा देते रहे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जनसंघ भी बना तब से जो है लगातार इनके अंदर भयंकर गुटबाजी होती रही। यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो खबरें ये थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आकर के जनसंघ से इस्तीफा देने वाले थे। बलराज मरोक का हम लोगों ने सबने हास्य देखा है, आडवाणी जी का भी हमने हास्य देखा, और अटल जी के समय में भी हमने जो था वो देखा कि गोविंदाचार्य कहते हुए पाए गए थे कि अटल जी जो है वो मुख नहीं मुखौटा है, और फिर गोविंदाचार्य एक तरीके से बाद में वो समाप्त हो गया। तो ये इनका जो है असली चरित्र है, ये यही है, और ये दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत संगठित, बहुत अनुशासित और सबसे अलग पार्टी जो है वो एक तरीके से, लेकिन वो है नहीं कुल मिलाकर के। तो अब जो इनके सामने दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कब्जा किया एक तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी नमो पार्टी में तब्दील हो गई, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ही इस समय सर्वे सर्मा है और वही पूरी पार्टी को इसमें संचालित कर रहे हैं।
मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो इस समय मुझे लगता है कि नाम के जो है वो पदाधिकारी सब रह गए हैं। सब कुछ चीजें संचालित होती है वो सीधा सीधा पीएमओ संचालित होती है, यानी नरेंद्र मोदी जी उसको संचालित करते हैं। और यही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असंतोष का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनता चला जा रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव से तो एकदम स्थिति बिल्कुल एकदम सामने खुल करके आ गई। उससे पहले भी अन्य राज्यों के भी चुनाव हुए, उसमें भी ये बात स्पष्ट होने लगी थी कि नरेंद्र मोदी अब वो जिताऊ जो चेहरा समझा जाता था वो अब नहीं रह गए हैं। मतलब भाषण देना ही सिर्फ जो है वो चुनाव जीतने का मतलब नहीं है, भाषण से ही सिर्फ चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जनता आपसे डिलीवरी भी चाहती है कि आपने जो बातें की थी उसका आप डिलीवरी क्या दे रहे हैं। क्योंकि ये 5 साल आपने कांग्रेस को कोस कोस से निकाल दिए कि कोई पिछली सरकार 70 साल में क्या करती थी, ठीक है 5 साल जनता ने विश्वास कर दिया, लेकिन अब जब आपको छप्पर फाड़ के बहुमत दिया तो अब जनता ये सुनने को तैयार नहीं है कि 70 साल कांग्रेस क्या करती थी या 70 साल और लोग क्या करते रहे। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी 7 साल में आपने क्या किया है, आपने जो है क्या डिलीवरी दी है, जनता ये जानना चाहती है। जिस मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हुए हैं, और अगर ये कहा जाए कि 70 सालों में सर्वाधिक असफल प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी जो है वो आज इस बात को जो है स्वीकार करते हैं मन ही मन में, लेकिन कहने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 70 सालों के सर्वाधिक असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। तो इसलिए अब जो है अंदरूनी चीजें वो और भी बढ़ रही है। अभी देखिए, अब आज फिर अभी खबरें चल रही है, तमाम जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, जैसे हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं कुछ लोग जो उसको, उस पर चल खबरें दौड़ रही है फिर से कि योगी जी जो फिर शायद दिल्ली पहुंच गए हैं और फिर कुछ हलचल जो शुरू हो गई है। अब यानी अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है दिल्ली पहुंच जाए और उसके पहुंचने पर अगर ये खबरें चलना शुरू हो जाए कि कुछ गड़बड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो कितनी खराब हो चुकी है। इसी तरीके से कर्नाटक में जो चल रहा है येदियुरप्पा को लेकर के, तो येदियुरप्पा जी पहले भी खून के आंसू हो चुके हैं और सरेआम जो है, मतलब आपको याद होगा कि जब पहले वो चीफ मिनिस्टर थे तो रेड्डी बंधुओं पर जाकर के उनको बाकायदा से एक तरीके से माफी सी मांगनी पड़ी थी और फिर शारीरिक रूप से रोए भी थे येदियुरप्पा जी। तो ये भी वहां सामने आ रहा, और फिर आज फिर वहां ये चीजें हो रही है। जैसा प्रकाश जी ने कहा, जनता पार्टी के अंदर कई तरीके के विधायक हैं, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, उधार के हैं, किराए के हैं, सब तरीके के हैं। तो यही जो असल में आज जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वरूप पर रहेगी, अपनी मूल विचारधारा पर रहेगी, तो मुझे लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय है वो 20% रह जाएंगे सिर्फ मूल भारतीय जनता पार्टी। 80% जो है वो बाहर से आए हुए लोग हैं, आयाते थे ना, जिनका संघ परिवार से कोई लेना देना रहा है, ना जिनका किसी संघ की विचारधारा से लेना देना रहा है। अधिकांश जो है वो कांग्रेसी है या दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। तो उनके ऊपर संघ का डंडा नहीं चल सकता। ठीक है, नरेंद्र मोदी का तो चल सकता है, नरेंद्र मोदी का ऐसे चल सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने एक तरीके से कॉर्पोरेट लॉबी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी पे और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से एकाधिकार अपना कायम किया हुआ है, तो उनका तो एक चावक चल सकता है कि उनको रोक रख सके, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जो किया जा सके, तो वो तो चल सकता है। लेकिन आरएसएस के दबाव में जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है, तो ये जो प्रसिद्ध माननीय है जो आए हुए बाहर से, ये आरएसएस के दबाव में आने वाले नहीं है, जो मुझको लगता है। और बंगाल में जिस तरीके से चीजें शुरू हुई हैं और 25 से बताए जा रहे हैं 30 विधायक जो है वो गायब बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये कहा जा रहा है कि वो शायद केंद्र से वापस जा रहे हैं, उसका असर जो है वो असम पे भी पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में सरकारें बनाई, कब्जा करके, तोड़फोड़ करके, तमाम अनैतिक आचरण करके, तो वो अनैतिक आचरण जो है धीरे धीरे उसके फल मिलना शुरू हो रहे हैं। और राजनीति में आप जो करते हैं उसके सारे परिणाम आपको यही भुगतने पड़ते हैं, और क्या कोई हिसाब नहीं होता है। राजनीति का सारा हिसाब जो है इसी जमीन पे होता है और तुरंत होता है। ये हो सकता है उसमें थोड़ी देर लगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला था, मुझे लगता है कि उसको काटने का वक्त आ गया है। और वैसे भी किसी भी एकाधिकारवादी व्यक्ति का या एकाधिकारवादी संस्था का ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व जो है वो मुझे लगता है कि 12 साल चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है, 1 दर्जन साल से ज्यादा नहीं चलता है। और चूंकि 7 साल हो चुके हैं, आधा समय निकल चुका है, तो पीक जो था वो चला गया, जो तूफान था वो चला। मुझे लगता है कि अमलेंदु जी आपकी आवाज चली गई है, लेकिन दोस्तों लगभग पूरी बातें अमलेंदु जी अपनी रख चुके हैं और प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि कल यानी कि कल शनिवार को शाम 7 बजे सीधा आपके सवाल जवाब के साथ हाजिर होऊंगा। कल जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे शाम 7 बजे, तो तब तक यानी कम से कम 1.5 घंटे तक तो आपके साथ बैठूंगा ही। हमारे एक साथी और रहेंगे,
और आप जो लिखते हैं, जो कमेंट करते हैं, आप जो कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो उन सवालों का जवाब हम देंगे कल शाम 7 बजे से। कल शनिवार है, पिछले शनिवार को भी हम 7 बजे से बैठे थे आपके पास और हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी। तो ये एक अपील है। उसके अलावा रात को 9 से 10 जैसा आप देखते हैं, और वो हम आते ही आपके बीच में। पिछले दिनों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी थोड़ी सी, और खासकर कल ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, और खासकर इंटरनेट के कारण बारिश और तमाम चीज़ों में ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये दिक्कत थी। तो माफ़ी भी चाहूँगा कि आप लोगों के बीच एक फ्रिक्वेंटली जैसे आते हैं वो नहीं आ पाए हम कई लोगों के बीच। कई लोग पूछ भी रहे थे, और खासकर देवेंद्र चटर्जी पूछ रहे थे, तो ये जवाब बिल्कुल वाजिब है कि आप लोग पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊं भी। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों खासकर कि क्या बिखर रही है बीजेपी, इसलिए क्योंकि बीजेपी अब हो सकता है लोग पूछें कि बीजेपी बिखरे या रहे, उससे क्या लेना देना। बिखरे तो अच्छी बात है, बिखर जाए, जो चाहते हैं कि बिखर जाए। जो नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि बीजेपी रहे, वो कहेंगे कि आप तो एक एजेंडा चला रहे हो। लेकिन बात यहाँ है कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर हम यहाँ साबित कर रहे हैं कि हाँ, सचमुच जो कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर वो ठीक नहीं चल रहा है, और यही चर्चा यहाँ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि 2013 के बाद से 2014 में जब सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, और उसके बाद से जैसे धीरे धीरे बीजेपी जो है अलग अलग राज्य दर राज्य जीतती गई। और इस वक्त क्या स्थिति है बीजेपी की, किन किन राज्यों में बीजेपी है, जरा इसको समझ लें। 12 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। वो 12 राज्य कौन कौन हैं जहां बीजेपी के सीएम हैं? उसमें है उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा और जिसके सीएम के बारे में चर्चा लगातार योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा हो रही है, हरियाणा है, असम है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और गोवा। मणिपुर और गोवा में कैसे इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी पिछली दफा, आपको याद होगा। जो लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि 5 साल पहले गोवा और मणिपुर में क्या खेल खेला गया था। खैर, अब इसके अलावा 6 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, 12 के बाद 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी समर्थित सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां नहीं हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे दलों के मुख्यमंत्री हैं और सहयोगी दल के मुख्यमंत्री। वो कौन कौन से राज्य हैं? उसमें पहला राज्य आप जानते हैं बिहार है, जहां नीतीश कुमार की सरकार है, सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, और नीचे आइए पुदुचेरी है, जहां अभी अभी सरकार बनी है लेकिन खटपट जारी है। तो ऐसे 18 राज्य हैं इस देश में, 30 राज्यों में से, जहां पर अलग अलग केंद्र शासित, उसमें आप याद कीजिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। तो उन सबको जोड़ते हुए जो 30 हैं, 30 में से ये 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर भगवा झंडा लहरा रहा है। तो जो लोग भाजपा के पक्षधर हैं वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 12 और 6 18 राज्यों में भाजपा की स्थिति क्या हो रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज ही चर्चा चल रही थी कि राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनको किनारे लगाने की कोशिश केंद्र से हो रही है, और लगातार ये आज की बात नहीं है, हम लोग पिछले 4 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं। और उसके बाद अब वहां भी 2 गुट है। वहां पर आप जो वहां के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पुनिया, वो बनाम और वसुंधरा राजे वहां पर चल रहा है। ऐसे ही भारत जी और प्रकाश जी बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या स्थिति है, खासकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ क्या कुछ चल रहा है। और उनके खिलाफ सबसे ज्यादा जिसकी आवाज बुलंद होती है वो एक तो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और दूसरे केंद्र में मंत्री हैं। तो ये 2 लोग हैं जिनके बारे में चर्चा होती है। तो ये अलग अलग बातें आती हैं। इन बातों पे चर्चा जब हम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एक चर्चा जरूरी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी चर्चा बहुत होती है। और कहा, अभी हमारे तीनों साथी बोल भी रहे थे, और खासकर लास्ट में जब अमलिंदु उपाध्याय जी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। और वही से मैं बात को उठाते हुए, सवाल को उठाते हुए प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री के रूप में देश पर विराजमान हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, पहले जैसे अमित शाह थे, आज जेपी नड्डा हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने
इतने दबे हुए महसूस करते रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे आज जेपी नड्डा हो। वो ये लोग कहते तो हैं दूसरे दलों के बारे में, ये कहते हैं कि मां बेटे की पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये तमाम बातें करते हैं, लेकिन यहां पर मां बेटा और ये सब की बात छोड़ दीजिए, आप एक प्रधानमंत्री की पार्टी कह सकते हैं क्या? और लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, हर जगह अगर चलती है तो एक और एक से ज्यादा दो, यानी कि प्रधानमंत्री और उससे आगे बढ़े तो अमित शाह, उसके अलावा चलती नहीं है। ये जो खींचतान, अंदरूनी कलह, तमाम बातें, चाहे भाजपा के अंदर हो चाहे भाजपा के बाहर हो, सहयोगी दल हो या जो बाहर चले गए हैं वो वापस ना आना चाहते हो, ये सब कुछ क्या इन दोनों की इर्द गिर्द जो चक्र चल रहा है उसके कारण है? क्या देखते, क्या सोचते हैं प्रकाश जी आप? राजीव जी, जिस तरह ये दोनों नेताओं की इर्द गिर्द पूरी भाजपा चलती है, उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि जो राज्यों में असंतोष है उसका एक कारण भी यही है। आप देखिए कि किस तरह से ये राज्यों में अपने लोगों को प्लांट करते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें एक तरफ किया जाता है। आप दिल्ली से शुरू करें, हर्षवर्धन को लोग पसंद करते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे कि हर्षवर्धन आए, लेकिन किरण बेदी का नाम सामने ला दिया गया। यूपी में बात करें तो योगी सामने आ गए, वहां केशव प्रसाद मौर्य बहुत दिनों से लाइन लगाए हुए थे। तो जो लोग काम करते हैं ये अपने तरीके से लोगों को प्लांट करते हैं, और यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण लोगों में न केवल बीजेपी में बल्कि उनके सहयोगी दलों में भी नाराजगी। मैं मुंबई के एक पत्रकार दोस्त से बात कर रहा था, उनका ये कहना था, वो बीजेपी और शिवसेना के कट्टर विरोधी, लेकिन उनका ये कहना कि भाई जो पार्टी शिवसेना 25 साल से बीजेपी के साथ थी, जब बीजेपी की 2 सीटें थी और शिवसेना की 6 सीटें थी या अधिक थी, तब भी शिवसेना बीजेपी के साथ थी, लेकिन जब मौका आया तो शिवसेना को लात मारने में इन्होंने देरी नहीं की। तो ये बात लगती कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी दल नहीं बल्कि दलदल बन गया, जिससे दो लोग कमल की तरह खिले हुए हैं और वे जो चाहते हैं वही हो रहा है। मध्य प्रदेश में बात करें, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में वो अपने चाहने वाले लोगों को ला नहीं सकते। वो जिन्हें चाहते हैं कि अच्छे योग्य लोग हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं है। वो जिन लोगों को चाहते हैं कि पिछले चुनाव में टिकट दिए जाए उनको टिकट नहीं दिए गए। और ये सब चीजें जिस तरह चलती है, जो नीतियां दिल्ली से बन रही, झंडेवालान से बन रही है, उससे प्रदेश की भाजपा, राज्यों की भाजपा, वो वहां के नेताओं में बड़ा असंतोष भी है। क्योंकि एक कार्यकर्ता, जो बीजेपी का कार्यकर्ता जो बरसों बरस दरी पट्टा उठाता था, उनके लिए ट्रोल आर्मी का काम करता था, उससे अब कोई पूछने वाला नहीं। मध्य प्रदेश की बात तो बहुत ही हास्यास्पद है राजू। हास्यास्पद इसलिए कि ऐसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट के लायक नहीं माना गया, लेकिन बाद में उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया क्योंकि वो संघ के करीबी थे। तो लोकसभा का टिकट मिलने के 6 महीने के भीतर वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गया और 2 साल हो गए वो अपनी टीम पूरी तरह बना नहीं पाए। 2 साल में वो अपनी टीम खड़ी नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी में अंतरकलह है। शिवराज सिंह चौहान नाराज न हो जाए, उनको ये भी चिंता है। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार करने जाते तो उन्हें लगता कहीं संगठन नाराज न हो जाए जिस पर संयुक्त का भारत हस्त है। तो जो हाल अकाली का है, जो हाल शिवसेना का है, वही हाल बीजेपी में रहने वाले लोगों का है। पर राजनीति एक ऐसी मजबूरी हो गई है कि जो नेता 25 साल 30 साल एक पार्टी में काम करते रहे, बीजेपी के साथ काम करते रहे, उन्हें लगता है बीजेपी या जनसंघ को छोड़कर अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरी पार्टियां उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी बात ये, राजेंद्र माथुर वरिष्ठ पत्रकार में एक संपादकीय में एक बात अक्सर लिखा करते थे कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस सरकार चलाने की व्यवस्था है और जो पार्टी इस व्यवस्था को प्राप्त होगी वो सत्तारूढ़ होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने कांग्रेस की उस बात को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हमें तो सरकार बनानी है कैसे भी करके, और उसी के आधार पर बीजेपी सरकार चला रही है। तो ये सरकार किसी तरह बीजेपी की सरकार भी नहीं कही जा सकती। जैसे अमर मुझे ने कहा, ये बीजेपी की सरकार है नहीं, ये दलदल की सरकार है, दल की सरकार है। राजीव जी, ये दल नहीं दल की सरकार है। अरे बहुत बढ़िया बात आपने कही प्रकाश जी।
और खासकर अमलेंदु जी भी बात कर ही रहे थे। तो दल और दलदल बहुत फर्क है दोस्तों। और ये देखिए, जब हम लोग बातें करते हैं कुछ कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं। हालांकि कई लोग होते हैं जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं, वो बहुत नाराज होते हैं कि हाँ यहाँ जयचंद बैठे हुए हैं। तो ठीक है भाई, जयचंद ही सही, लेकिन हाँ देश की जो राजनीति है उस पर चर्चा जरूरी है। और अगर आप दावा करते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो आप पर चर्चा ना करें तो किस पर चर्चा करें। आपने तो कहा कि हम इस देश से कांग्रेस को साफ कर देंगे, आपने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस के खाते में भी 3 सरकारें हैं और आपके खाते में जो हैं वो 18 राज्यों की सरकारें हैं। तो आपकी चर्चा क्यों ना करें। आपके ऊपर अगर आप सार्वजनिक रूप से आप ये घोषित रूप से अगर कहते हैं कि आप बहुत बड़ी पार्टी हैं तो बड़ी पार्टी की बात होनी चाहिए और क्यों ना हो। और जब आप दल नहीं दलदल की सरकार हो जाए तो फिर इसलिए भी, क्योंकि मैं पहले भी कहता आया हूं, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चलाने में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में अगर कहीं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, एक ढंग से इंटरनल मैनेजमेंट होना चाहिए, कलह नहीं हो, खलबली न मचे और भी ऐसी तमाम चीजें ना हो, बिखराव ना हो, तो फिर इस पर चर्चा क्यों। और ऐसा अगर है तो फिर चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र तो चाहिए भारत को। और हम भी भारत के रखवाले हैं, हम भी भारत के सपूत हैं और हम भी चाहते हैं कि ये देश जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे। सिर्फ वादे दिखा करके कि हाँ बनारस को क्योटो बना देंगे, जो साथी इस वक्त हम लोगों को बनारस से देख रहे होंगे वो समझ सकते होंगे कि बनारस को क्योटो तो नहीं बनाया, लेकिन वेनिस शहर जरूर बना दिया है जहां नाव लेकर के आप घूम सकते हैं। आज जो 2 दिनों से बारिश हो रही है बनारस में, वहां की क्या हालत है आप देख लीजिए। जो लोग बनारस से जुड़े हैं हमारे साथ वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या हालत है। तो यही है कि अगर आप विकास के नाम पर विकास का ढोल पीटते हुए सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास जो है वो कहाँ है, इसकी बात अगर इस पर चर्चा न करें तो क्या करें। महामारी के बीच इतने लोग परेशान हुए, तीसरी लहर की बात लोग कर रहे हैं, उसकी क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस पर चर्चा न करें तो क्या करें। तो इसलिए करना पड़ता है और बहुत ही सम्मानपूर्वक ढंग से, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ हम आपके बीच आते हैं, बात करते हैं। अगर आपको भी अपनी बात रखनी हो तो आप भी रखिए, आइए इस मंच पे और बात कीजिए। आपको बातें पसंद ना आए तो भी मतलब अपनी बात तो रखिए। क्या भारत जी, बात यहाँ ये होती है कि आप अपनी बात रखे बिना आप गाली गलौज पे आ जाते हैं तो फिर स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। खैर, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। भारत जी, सीधे आना चाहूंगा। हम दलों की बात, दल से दल मिलकर के जो दलदल यहाँ पर और बीजेपी की जो स्थिति है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक धुरी बीजेपी के इर्द गिर्द कहें तो एक सर्कल जो है वो नाचता रहता है, वो है RSS यानी कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और संघ की स्थिति भी अभी बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जरा समझना चाहता हूं, संघ बनाम बीजेपी, पिछले दिनों लगातार इसकी चर्चा होती रही है। क्या देखते हैं आप, कहां है संघ और क्या कर रहा है संघ? क्योंकि संघ के लोगों के बीच आप बहुत करीब से रहते हैं, देखते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप संघी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है कि हाँ, संघ के अंदर चल क्या रहा है और बीजेपी को किस नजर से संघ देख रहा है। और आने वाले समय में न सिर्फ बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके कुनबे को, योगी आदित्यनाथ को, उनके कुनबे को, और क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री की बात आई संघ की छतरी नजर आई, जब जब योगी आदित्यनाथ की पिछले दिनों बात आई संघ की छतरी नजर आई। तो आखिर संघ है क्या और क्या कर रहा है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, RSS की जो बात है, RSS का एक सूत्री जो एजेंडा है, जब से उसका गठन हुआ है तब से लेकर आज तक, वो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और वो इसी एजेंडे पर आगे चल रहा है। अगर वो ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक पूरे देश के अंदर एक नए तरीके का उन्माद पैदा हुआ है लोगों के अंदर, है ना। तो आप जो अभी बात कर रहे थे कि अगर कोई भी कुछ कहता है तो उसे गाली गलौज उसके साथ की जाती है। इवन अगर आप आज राम मंदिर ट्रस्ट में हुए घोटाले की बात करते हैं तो आप उस पर भी गाली खाते हैं। मैंने बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, जो RSS के भी लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, जो इस पूरे घोटाले को रफू करने में लगे हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि भाई अगर ये घोटाला नहीं है तो फिर रावण बाड़रा ने क्या घोटाला किया था, आप उसे आज तक जेल नहीं भेज पाए, है ना।
तो कुल मिला के बात यह है कि, और केशव प्रसाद मौर्य का मैं कल इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने तो ये कह दिया कि इस मामले में जांच की भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो मामला है वो ये है कि पूरा जो उन्माद जो पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, और ये जो पूरा उन्माद है ये एक प्लान के तहत किया गया है ना। तमाम जो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या वो पत्रकार जो बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं या आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, उन सारे लोगों को देशद्रोही बता के देना। हम अगर अभी बात करें दिल्ली के ही एपिसोड की बात करें जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो चल रहा है, नताशा और देवांगना और तन्हा वाला, अब देखिए पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद पूरे इंस्टीट्यूशंस का संघीकरण हुआ है। यही काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया, इसीलिए संघ की छतरी जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए भी तन के खड़ी हो जाती है और योगी जी के लिए भी तन के खड़ी हो जाती है। अब एक मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। सन 1952 में एक सर्वे हुआ था, अमेरिका ने एक सर्वे कराया था, और अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाता है वो उसी जो सर्वे है उसी के आधार पर हिंदुस्तान को लेकर वो पॉलिसीज बनाता है। उसमें आरएसएस एक अलग से टॉपिक था। उस समय आरएसएस कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। उसमें यह कहा गया था कि अगर इस देश में जनवादी ताकतों को और वामपंथी ताकतों को रोकना है तो आरएसएस को प्रमोट करिए। और उसके बाद से आप देखेंगे कि आरएसएस के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन बने, वो चाहे उन्होंने यूथ के बीच में काम शुरू किया हो या आदिवासियों के बीच में, ये सब 1952 से बने। तो उसके बाद से अमेरिका ने और सीआईए ने बहुत बड़ा फंड इनको दिया। अब इनकी जो अपनी पूरी जो सोच है और पूरी जो समझ है वो ये है कि इनके इन प्रकार सत्ता आपको हासिल करनी है। ये नारा उसी तरीके का है जिस तरीके का मायावती देती है कि सत्ता की चाबी हमारे पास होना चाहिए। तो ये सत्ता की चाबी अपने पास रखते हैं और उसके पीछे इनकी सीधी सी सोच ये है कि जब सत्ता की चाबी इनके पास होगी तो इनके अपने जो काम है लोगों को उन्मादी बनाने का, वो आसानी से चलता रहेगा। आप सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बैठे या सहयोगी दल का, इससे आरएसएस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। भाई आप अगर वो महबूबा मुफ्ती को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिस महबूबा को वो सबसे ज्यादा गालियां देते थे या उनको सबसे ज्यादा ये अलगाववादियों के समर्थक बोलते थे, वो उनके साथ भी सरकार बना लेते हैं। इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके साथ सरकार बनाने के बाद कश्मीर के अंदर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार में आसानी होती है। वो अपने आराम से शाखाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से वो स्कूलों की जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, उनके ऊपर कब्जे कर सकते हैं। तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जे कर सकते हैं। इसलिए उनका जो उद्देश्य होता है वो आप कहीं से भी लोगों को देखिए। वैसे अगर आप बात करें तो आरएसएस बीजेपी की हर हरकत के ऊपर नजर रखती है, हर चीज के ऊपर हस्तक्षेप करती है, लेकिन जब बीजेपी थोक में ऐसे लोगों को तोड़ के लाती है जो उसकी विचारधारा के नहीं है या आरएसएस को गालियां देते रहे, तब आरएसएस कभी ऑब्जेक्शन नहीं करती, क्योंकि उनका एकमात्र कार्यक्रम जो है वो सिर्फ यही है कि हमको किसी भी तरीके से अपना इस तरीके से विस्तार करना है कि जब हम इस देश में हिंदू राष्ट्र का कॉल दें तो हमको पूरे देश से हमारे समर्थन में लोग खड़े हो जाएं। ये कुल मिला के आरएसएस की अपनी स्ट्रेटेजी है। और बहुत सारी सरकारों में अगर आप देखेंगे, खासकर मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, जो एजुकेशन जो स्कूल है वो अब एनजीओ को देने की बात हो रही है, बहुत सारे सरकारी स्कूल। और वो एनजीओ कौन है? वो एनजीओ निश्चित तौर पर वनवासी कल्याण परिषद टाइप के या सरस्वती शिशु मंदिर टाइप की जो संस्थाएं हैं वही उन स्कूलों को चलाने वाले हैं। इसी तरीके से जो कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करने की भी बात चल रही है। तो वो भी सारा, तो पूरा जो ये चक्र है, तो आरएसएस इन सारे संस्थाओं के ऊपर भी कब्जा करने वाली है आगे आने वाले समय में। तो ये कुल मिला के जो आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है। आरएसएस की स्ट्रेटेजी ये है, लेकिन साथ साथ अलग अलग राज्यों की, और उसमें भी एक राज्यों पे जाएं, लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूँगा। चर्चा बहुत ही शानदार ढंग से हो रही है और अलग अलग बातें सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। यहाँ पर एक चर्चा जरूर करना होगा, क्योंकि आज ही खबर आई है कि स्विस बैंक में भारतीयों का पिछले एक साल में, यानी ये 2020 का आंकड़ा है, जो धन है वो 3 गुना हो गया है। भारतीयों ने एक साल में 3 गुना ज्यादा धन स्विट्जरलैंड के बैंक्स में रखा है।
जो सरकार आई थी कि काला धन वापस लेके आएंगे, जो सरकार आई थी कह रही थी कि चलो नोटबंदी इसलिए कर दिया क्योंकि काला धन वापस आएगा, और जो वादा किया था 15-15 लाख रुपए देने का सबके खाते में, वो हम जमा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 2019 में स्विट्जरलैंड के अलग अलग अकाउंट्स में भारतीयों के जो पैसे थे लगभग 7,000 करोड़ रुपए, वो बढ़कर के 20,700 करोड़ रुपए, लगभग 21,000 करोड़ रुपए हो गए। तो ये कैसे हो गया? इसी कोरोना काल में, महामारी के समय इतने पैसे स्विट्जरलैंड के अलग अलग अकाउंट्स में जमा हो गए, ये समझने वाली बात है। इसमें रुपए ही नहीं है, इसमें शेयर्स भी हैं, बाकी धन भी हैं। मतलब ये कैश ऐसे देखें तो कैश कम है, आपको ये बता दूं, लेकिन जो बाकी धन है, खासकर जो शेयर है और भी दूसरे जो धन के जो अलग अलग रूप हैं, वो सब वहां जमा हैं। और ये ऑथेंटिक रूप से ये सरकार, स्विट्जरलैंड सरकार का, वहां के बैंक का ये आंकड़ा है। तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर है क्या। कि अमलिंदु जी, कि एक बात समझ में नहीं आती है कि जो भी योजना लेकर के आप आते हैं, जो अभी सरकार है वो आती है, उस योजना के बारे में जो भी वादा करके वो आती है, उस वादा के बारे में बात ही नहीं करती है। आगे बढ़ती है कुछ नए वादों के साथ, कुछ नई योजनाओं के साथ में, और फिर चले जाते हैं और घूम फिर करके 2-3 चीजें जो हैं वो इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। राम मंदिर घूम के आएगा, आपके इर्द गिर्द घूमेगा, 370 इर्द गिर्द घूमेगा, हो सकता है 3 तलाक भी इर्द गिर्द घूमेगा, और चुनाव आने वाले हैं, ये सारी चीजें, और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो ये सारी बातें तो सामने आएंगी, जहां पर जाति और धर्म और संप्रदाय की बातें बहुत होती हैं चुनाव के समय में। तो समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर योजनाओं की बातें, वादों की बातें, घोषणाओं की बातें, ये किए बिना भी आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, लेकिन बिखराव तो सामने दिखाई दे ही रहा है ना। देखिए, प्रकाश जी जो बात कह रहे थे दलदल की, तो मैं राजेंद्र माथुर जी के संस्थान में रघुवीर सहाय जी भी काम करते थे, और रघुवीर सहाय जी ने लिखा कि जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। तो जो देश को खाने वाली स्थिति है वो बन गई है। मतलब ये बड़ा दल जो है, दलदल जो बन गया है, ये अब देश को खा रहा है, और इसीलिए देश का पैसा जो है स्विस बैंक में जा रहा है। जो वादा था कि काला धन लाएंगे, वो काला धन जो है वो आया तो नहीं, लेकिन यहां से धन जो है, सफेद धन जो है, वो जरूर वहां जाके काला हो गया है। तो देखिए, वैसे भी काला जो है उस पर सफेद रंग चढ़ता नहीं है, सफेद पे काला रंग चढ़ जाता है। तो ये काजल की कोठरी है, इसमें चाहे सफेद दाढ़ी वाले हों और चाहे सफेद कुर्ता पजामा वाले हों, कोई भी हो, कालिख तो उन पर लगती ही है। आप भले ही कितने साफ सुथरे हो या दिखने की कोशिश करें, मैं नहीं जानता कि लोग कितने साफ सुथरे हैं या देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि काजल की कोठरी है, इसमें जो है कितने भी धवल वस्त्रधारी हो या धवल केशधारी हो, सब पे कालिख जरूर लगती है, और इससे कोई अछूता रह नहीं सकता है। तो वो भी कोई अछूते नहीं है। देखिए, सिर्फ इसी पीरियड में जो है स्विस बैंकों में पैसा नहीं बढ़ा है, नोटबंदी के बाद भी स्विस बैंकों में पैसा बढ़ा था। ये भी जो है स्विस बैंक की जो खबरें आई थी उनसे मालूम पड़ा था। दूसरी बात यह है कि ये सार्वजनिक तथ्य है, और दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री जानते हैं कि काला धन कभी भी नकदी के रूप में नहीं होता है। काला धन शेयर मार्केट में होता है, काला धन रियल एस्टेट में जो है होता है, काला धन गहनों के रूप में होता है, तमाम उसके रूप होते हैं, लेकिन नकदी के रूप में काला धन नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि काला धन जो है वो एक पैरेलल अर्थव्यवस्था भी है। मतलब आप सिर्फ काले धन को काला धन कह के खारिज नहीं कर सकते। यही सरकार जो है इस काले धन को सफेद करने के लिए बीच में कई स्कीम्स लेकर के आई थी नोटबंदी से पहले भी, कि आप अपना एसेट्स घोषित कर दीजिए तो आपको 50% छूट मिलेगी, फिर 100% छूट मिलेगी। इस तरह की तमाम योजनाएं लेकर के आए थे स्वर्गीय अरुण जेटली जो है, वो तमाम योजनाएं लेकर के आए थे, और सारी की सारी जो थी वो फेल हुई थी। हम लोगों ने देखा क्या कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, वो तमाम लोग जो थे यहाँ से पैसा लेकर के विदेशों में चले गए, और तमाम आरोप लगे कि कोई जो था वो मालूम पड़ा कि संसद में ही बोल के गया कि मैं तो जा रहा हूं। किसी का चित्र जो प्रधानमंत्री के साथ जो था वो दावोस में दिखाई पड़ा। इस तरह की तमाम चीजें थी वो आई। अब ये सवाल जो है वो आरोप प्रत्यारोप का भी हो सकता है और जांच का विषय भी हो सकता है कि तमाम लोग जो थे यहाँ का पैसा लेकर के बाहर किस तरीके से भागे और किस तरीके से उनको बाहर पहुंचाया गया। ये एक आरोप प्रत्यारोप और जांच दोनों का विषय हो सकता है, मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस सरकार ने जितनी भी बातें की काला धन को लेकर के, वो काला धन नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ का सफेद धन जो है वो जरूर जाकर के बाहर जाके काला हो गया। और सिर्फ धन काला नहीं हुआ,
ब्रेन ड्रेन जो है वो जबरदस्त तरीके से पिछले 7 सालों में हुआ है। और जिस तरीके से खबरें आई हैं कि भारत से बड़ी संख्या में पैसे वाले लोग जो है वो विदेशों में जाकर के बस गए हैं, और उनमें से कई जो है मीडिया मालिकान भी हैं जो तमाम लोगों को न्याय दिलाते फिर रहे थे, उनके बारे में भी चर्चाएं हैं। सब विदेशों में जाकर के बस गए हैं और वहीं से जो है अपने वो संस्थान को संचालित कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि अब वो जो है अखिल विश्व स्तर के जो है वो मीडिया हाउस बन गए हैं। अब उनके पीछे भी सफेद दल है कि खाद है, ये सब देखने की बात होगी, क्योंकि 5 साल के 2 साल के भारत में कोई न्यूज चैनल चला के विश्व स्तर का जो है वो बीबीसी अल जजीरा नहीं बन सकता है। तो उसके पीछे भी जो चर्चाएं है कि उसमें भी जो है सत्तारूढ़ दल के लोगों का, बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सी चीजें इस तरीके हैं। तो ये सरकार जो है खासतौर से जो पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अटल जी की सरकार में भी बहुत सी चीजें थी, तो वहां भी पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन यहाँ तो जो स्पष्ट रूप से पारदर्शिता की कमी है और सारी चीजें जो है मतलब विनाश किया जाता है तो विकास का नाम लेके, काले धन की बात होती है तो वो सफेद धन जो वो काला हो जाता है। तो इस तरीके की सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार जो है या तो हर मोर्चे पर फेल है, और अगर फेल नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार यही सब करने के लिए आई थी। अगर सरकार ये दावा करती है कि वो फेल नहीं है तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये सब जो चीजें हो रही है तो क्या या उसकी शय पे हो रही है, क्या इसको सरकार करा रही है, ये सवाल सारे सवाल उठ सकते हैं, जो हमें चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष के लोग उठाते भी हैं। विपक्ष के लोगों की बात में कितना मीडिया तवज्जो देता है या नहीं देता है, जनता देती है कि नहीं देती है, ये देखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अच्छी चीज है, तो एक अच्छी चीज ये है कि वो कुछ भी करते हैं उसको वो हिंदू राष्ट्र का मुलम्मा और धर्म का मुलम्मा चढ़ा करके करते हैं। यानी वो सारे जो उनके गुनाह हैं वो सब जो है वो उस धर्म की छतरी के नीचे छुप जाते हैं, और जबकि सारे अधार्मिक काम जो है, धर्म विरुद्ध कार्य जो है, ये सब करते हैं। अब भ्रष्टाचार में कोई धर्म जो है स्वीकृति नहीं देता है कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, लेकिन हो रहा है भ्रष्टाचार, धर्म की छतरी लगा के हो रहा है और लगातार हो रहा है, और उसको जो है मुलम्मा लगाया जा रहा है कि नहीं ये तो जो है बिल्कुल धार्मिक कार्य है। तो अब ये किसका नुकसान कर रहे हैं? ये तो जो धर्म की जो धार्मिक लोग हैं उनके सोचने का विषय है कि ये छलावा किसके साथ हो रहा है। जाहिर सी बात है जो धर्म भीरू जनता है, जो धार्मिक धर्म के प्रति जिसकी गहरी आस्था है, धर्म के प्रति गहरी रुचि है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हो रहा है, उस जनता का हो रहा है, धर्म का हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है मुलम्मा धर्म का ही इस पर चढ़ा जाता है। तो ये जो कुल मिला के स्थिति जो मुझको लगता है वो कि ये सरकार असल में देखिए ना तो हिंदुओं की है और ना हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका कोई मकसद है, और ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये असल में कॉर्पोरेट की सरकार है, कॉर्पोरेट के लिए है। तो ये जो भी काम करते हैं वो सब अपने कॉर्पोरेट लॉबी पे फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, चाहे वो मंदिर बनाना हो और चाहे वो काला धन का शोषण छोड़ना हो और चाहे वो राज्यों के ऊपर जो है वो कुछ भी अपने जो है नियम कानून थोपते हो। हर चीज में इनके कार्य कानून में इनकी हर नीति में सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जाए। आरएसएस के ऊपर शुरू से आरोप लगते रहे हैं कि ये पहले जो थे छोटे बनियों की पार्टी का यात्रा की संगठन है। हम लोग बचपन में जानते थे, हम लोगों में खूब चर्चा होती थी कि ये तो जो है ये जो जितने भी कच्चा बनियान वाले हैं ये सब जो छोटे बनिए जो है जिस तरह उनकी पार्टी। हम लोग देखते थे कि कलकत्ता जैसे शहर में जहाँ लेफ्ट फ्रंट का बोलबाला होता था एक समय में, वहां भी जो था वो व्यापारी वर्ग को संघ का जो था स्वयं सेवक हुआ करता था। तो ये स्थिति पूरे देश के अंदर थी कि मतलब व्यापारी तबका जो है वो उसका होता था। बाद में धीरे धीरे जो था इन्होंने उस छोटे व्यापारी से शिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट की तरफ, जो इनका असली उद्देश्य था। और कॉर्पोरेट में भी इनको लगे हाथ दिया, क्योंकि कांग्रेस जो थी कॉर्पोरेट की सेवा उस तरीके से कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए अब जो ये पूरे तरीके से उस कॉर्पोरेट की सेवा पे ही निमग्न है अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि इनका हिंदू राष्ट्र जो है वो कॉर्पोरेट राष्ट्र ही होगा और बनता है तभी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से बन पाएगा, क्योंकि स्वयं रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री वो कह चुके हैं कि इस देश के अंदर जो सदियों पुरानी परंपरा है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता है। और हिंदू राष्ट्र का जो डेमोक्रेसी 36 का आंकड़ा है, डेमोक्रेसी का तो दुश्मन है हिंदू राष्ट्र, तो मनुस्मृति आधारित व्यवस्था होगी, भारतीय संविधान को मानेगा नहीं वो हिंदू राष्ट्र। तो मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म होगी। मैं तो रविशंकर प्रसाद जी की बात से 100% सहमत होगी, डेमोक्रेसी भारत में खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है वो ये जो भी कुछ होगा मतलब हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बने, लेकिन ये कॉर्पोरेट की सेवा करते रहेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ से तमाम लोग जो भागे हैं और तमाम पूंजीपतियों के बारे में भी चर्चाएं हो रही है कि वो देश में नहीं है और बाहर चले गए हैं, जो भाग गए उनके बारे में भी, और जो स्वतः गए हैं जो भागे नहीं है, मतलब ऑन पेपर्स भागे हुए नहीं है लेकिन भारत छोड़ के बाहर अपना रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम जमा रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी। मतलब ये सरकार जो है पूरे तरीके से कॉर्पोरेट के लिए है और कॉर्पोरेट के लिए ही काम कर रही है, और इसलिए स्विस बैंक
और हम नहीं कह सकते वो काला धन है या सफेद धन है, तो सरकार बताएगी क्या है। और ये पाकिस्तान जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, जिसको हम लोग शत्रु राष्ट्र मानते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये सरकार मानती है उसको शत्रु राष्ट्र की नहीं मानती है। मुझे लगता है कि शायद सरकार नहीं मानती है आधिकारिक रूप से शत्रु राष्ट्र, लेकिन हम लोग जो है, हम जनता जो है उसको एक शत्रु राष्ट्र मानते हैं। वहां पनामा पेपर्स में नाम आने पर नवाज शरीफ की हो जाती है, सजा भी हो जाती है। हमारे उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी आज तक चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए चूंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी जो है वो धर्म की छतरी लगा करके होता है, और हमारे यहाँ सबको खुली छूट है। जी राजीव जी जी, अब समय बिल्कुल कम है। प्रकाश जी, आपसे एक सवाल बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, क्योंकि धर्म की बात कर रहे थे, और क्या आपको लगता है कि अभी भी भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति कर रही है? और जैसे, क्योंकि दो बातें आ रही है, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ कॉरपोरेट, आपको लगता है कि भाजपा इन धर्म और कॉरपोरेट दोनों के उसमें जो है फंसी हुई है, या दोनों को उसने अपना पैरेलल एक गाड़ी के दो जो पटरी हैं, यानी रेल जिस पे दौड़ाना है, भाजपा की गाड़ी जिस पे दौड़ानी है, तो एक धर्म और एक कॉरपोरेट दोनों को साथ साथ लेके जा रही है, या धर्म से अब पीछे धीरे धीरे पीछा छुड़ाना होगा? क्या लगता है? शॉर्ट में चाहिए जवाब। छुड़ाएगी, क्योंकि धर्म के बहाने ही वो कारपोरेट कल्चर को बढ़ा सकती है, कारपोरेट कल्चर के बहाने धर्म को नहीं बढ़ा सकती। और बीजेपी का फायदा कारपोरेट कल्चर को बढ़ाने में ही है, क्योंकि कारपोरेट से जो पैसा बीजेपी को डोनेशन मिला वो कांग्रेस पार्टी की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा मिला। तो ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, इसके अलावा जो मिल रहा है वो तो अलग ही है, उसको बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। राजीव जी। जी जी, भारत जी, शॉर्ट में बिल्कुल, अब 3-4 मिनट का समय है, शॉर्ट में आपको क्या लगता है? कॉरपोरेट बनाम धर्म और बीच में भाजपा, कहां देखते हैं? मैं असल में इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं जर्मनी के एक विद्वान थे जो जिन्होंने हिटलर से लंबी लड़ाई की, उनका एक कोटेशन है जिसको मैं कोट करता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो फांसीवाद है वो उच्च आदर्शों की बात करता है और आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो दर्शक लोग हैं वो इस कोड को समझ रहे होंगे, है ना, कि ये जो सरकार आई थी अभी, जैसे अमलेंद्र जी भी कह रहे थे कि काला धन, सफेद धन, पीला धन, इन सब की बात करके या जो वादे किए गए थे वो सारे वो वादे थे, या राष्ट्रवाद की जो बात की गई थी, जो उच्च आदर्शों की बात थी। लेकिन आज हम जहाँ पर खड़े हैं वहां पर ये हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और जो धरातल है वो बहुत वाकई में दलदल भरा धरातल है इस समय। तो उच्च आदर्श जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उच्च छोड़ दीजिए, आदर्शों पर कितना आप आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये चर्चा जैसे हम कर रहे थे दोस्तों अभी, कि क्या बिखर रही है भाजपा? आप बोलेंगे ये तो आदर्शों की बात करने लगे, धर्म की बात करने लगे, कॉरपोरेट की बात करने लगे। अगर आप बहुत गहराई से सोचें तो ये तमाम बातें उसके इर्द गिर्द घूमती है, और वहीं से ये साबित होता है कि हाँ, सचमुच कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक गए हैं, और आपके ऊपर अहंकार का एक ऐसा लेप लग गया है, चादर जो आप ओढ़ लिए हैं, अहंकार रूपी चादर, उससे आप अपने आप को ऐसे ढक लिए हैं कि आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और आपको सब कुछ अंदर अंदर जो देखना चाहते हैं आप वही दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले उस चादर को हटाइए, अहंकार के चादर को हटाइए, और फिर देखिए कि देश में चल क्या रहा है, और उसके बाद आप अपने अंदर झांकिए कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। फिर आप झांकिए कि आपके जो सहयोगी दल हैं वो कैसा देख रहे हैं आपको, आपके जो सहयोगी हैं वो कैसा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ है। आपके बहुत सारे सहयोगी, सुब्रमण्यम स्वामी बार बार क्यों खिलाफ बोल रहे हैं, इसको भी समझना होगा। क्यों बहुत सारे आपके जो पुराने साथी थे वो अब किनारे हो गए, और अगर बोलते हैं, जुबान खोलते हैं तो आपके खिलाफ ही बोलते हैं, ये समझना होगा। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, आप इस देश को चलाते हैं, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो देश चलाती है, और हम चाहते हैं कि देश अच्छे से चले, देश विकास के रथ पर सवार हो, और बुलेट ट्रेन पर, रथ पे नहीं, बुलेट ट्रेन पर सवार हो करके, और उस गति से चले जिस गति से जापान और अमेरिका और इंग्लैंड इस वक्त चल रहे हैं।
वैसी गति से चले। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। हमारे साथ जुड़े रहे प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीधे इंदौर से, भोपाल से जुड़े रहे हमारे साथ माफ करें भरत शर्मा जी और अमरिंदर उपाध्याय जी ग्रेटर नोएडा से जुड़े रहे। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि देर शाम तक या रात तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया, अपने विचारों से, अपने तमाम जो एफर्ट्स हैं खासकर इन तमाम चीज़ों को समझने और समझाने में जो देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम साथियों को। रूपराम गुगरवाल जी कह रहे हैं, राजीव जी आपकी बहुत अच्छी चर्चा है, सत्य शब्द की साबुन लगाना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत आफसा खां भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद मकसूद आलम भी हैं, मोहम्मद खुर्शीद भी हमारे साथ में हैं, SM टेक्नोलॉजी, इस्लाम अली, तमाम परवेज आलम, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहे। सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े रहे। लेकिन कल शाम 7 बजे जब हाजिर होऊंगा तो आपके सवालों के साथ हाजिर होऊंगा। कल आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़िए। कोई विषय नहीं, पूरी बातें जैसा पिछली बार हमने किया, पूरी बातें आपकी होगी। आपके सवालों का जवाब हम देने के लिए तैयार रहेंगे और आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिए। आपके हर सवाल का जवाब हम लेकर के आपके सामने रखेंगे। तो आज अब इसी जगह ऐसे ही अब इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करता हूं और कल शाम फिर से मिलेंगे और तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।